नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो है पद्मावत की संक्षिप्त कथा। पद्मावत की जो कथा है, यदि विस्तृत कथा को हम पढ़ें, इसका अध्ययन करें, तो उसके लिए हमें बहुत अधिक समय चाहिए। इसलिए हमारे पाठ्यक्रमानुसार मैं आपको इसका संक्षिप्त जो विवरण है वो मैं आपको कथासार के रूप में इसमें समझाऊंगा। इस पद्मावत की कथा में करीब 47 खंड है, जिसमें जो पहला खंड है वो है स्तुति खंड। जायसी सूफी कवि हैं और उनकी जो शैली है वो फारसी की मसनवी शैली है। तो जायसी ने अपनी ग्रंथ रचना में इसी मसनवी शैली का एक तरह से प्रयोग किया है, निर्वाह किया है। और इसका निर्वाह करते हुए सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति की है। ईश्वर की वैविध्यपूर्ण सृष्टि और क्षमता का वर्णन इस कथा में जायसी ने किया है। इसके पश्चात जायसी पैगंबर मोहम्मद और उनके 4 मित्र खलीफाओं का वर्णन भी करते हैं। और उसके बाद तत्कालीन दिल्ली के सम्राट शेरशाह के रूप, गुण, यश और उनका जो न्याय है उनका वो वर्णन करते हुए गुरु परंपरा का निर्वहन करते हैं। और फिर कथा के अंत में वो अपना परिचय देते हैं और अपने मित्रों की प्रशंसा करते हैं और इस ग्रंथ रचना का स्थान और काल आदि को वो बता करके और पद्मावत की कथा का सार भी एक तरह से बताते हैं। देखो मित्रों, सिंगल द्वीप वर्णन का जो खंड है, वो जो दूसरा खंड है, उसमें जायसी ने सिंगल द्वीप का वर्णन किया है। और सिंगल द्वीप का वर्णन करते हुए उन्होंने 7 द्वीपों का एक तरह से प्रशंसा की है, लेकिन उनमें सिंगल द्वीप को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया है। तो उस सर्वश्रेष्ठ सिंगल द्वीप की जो जितनी भी वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी, जो पद्मिनियाँ थी, या यूँ कहें कि वहाँ की हर स्त्री को पद्मिनी एक तरह से कहा जाता है, क्योंकि सिंगल द्वीप की जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो बहुत अधिक सुंदर है, रूपवान है। ये जायसी ने सिंगल द्वीप वर्णन में बताया है। और वहाँ का जो राजा है वो गंधर्वसेन है। जो राजा गंधर्वसेन है वो बहुत बड़ा यशस्वी राजा है और उसके राज्य में वहाँ की जनता बहुत ही प्रसन्न है, सुखदाई है, खुश है। और राजा के राज से और जनता और राजा के बीच के संबंध को देख करके और उस सिंगल द्वीप का जब वर्णन कवि जायसी ने किया है तो ऐसा लगता है मानो सिंगल द्वीप इस पृथ्वी का द्वीप नहीं बल्कि वो स्वर्ग है। ऐसा जायसी ने बताया है कि वहाँ पर स्वर्ग का जैसा अनुभव होता है, स्वर्ग जैसा महसूस होता है। वहाँ की जो प्रकृति है वो मन को मुग्ध करने वाली है, मन को लुभाने वाली है। और वहाँ आम के बहुत सारे घने बाग हैं, कटहल और खिरनी आदि के वहाँ बहुत सारे फलदार सब्जी और बहुत सारे फूलदार वृक्ष वहाँ पर हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के ऊपर सिंगल द्वीप नहीं बल्कि स्वर्ग है। अब यदि इसके बाद में जायसी ने वर्णन किया है और जो तीसरा जो खंड है वो है जन्म खंड। गंधर्वसेन राजा के यहाँ जो रानी चंपावती है, वो उसकी पत्नी है, उसके गर्भ से पद्मावती का जन्म हुआ। पद्मावती
जो कन्या है वो जन्म से ही बहुत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी, रूपवान थी। कन्या राशि में उत्पन्न होने से उसका नाम भी पद्मावती रखा गया। और जब पद्मावती 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसे सयानी, समझदार समझ करके और 7 खंड वाले धवल ग्रह में एक तरह से रहने के लिए उसको कह दिया, या वो स्थान उसके लिए तैयार करवा दिया गया। साथ ही उसको एक तरह से मन उसका प्रसन्न रहे, सबके साथ वो खेलती रहे, इसलिए उसके साथ ही उसकी सखियों के भी रहने का प्रबंध वहीं पर कर दिया गया। पद्मावती के पास एक गुणवान तोता भी था और उस तोते का नाम था हीरामन। वो हीरामन तोता कोई सामान्य तोता नहीं था, वो धर्मशास्त्र की बातें सुनता था, समझता था और वक्त पड़ने पर वो उसका प्रयोग भी करता था। तो जो पद्मावती है जब सयानी हो गई, समझदार हो गई, तो वो अपने मन की बात उस हीरामन तोता से कहती थी और उसकी बातें भी सुनती थी। तो ये जो पूर्ण यौवना पद्मावती है वो जब एक तरह से युवा हो गई तो उसके यौवन को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, उसके रूप को देख करके जब गंधर्व सेन ने उसका विवाह करना चाहा और विवाह के योग्य वो वर ढूंढने के लिए उन्होंने अपने जो मंत्रीगण थे उनसे कहा, तो राजा को पद्मावती के योग्य कोई वर मिला ही नहीं। दूसरा एक कारण और था कि राजा अपने समान किसी और को समझता नहीं था। तो जब अपने समान न समझता था तो इसलिए भी उसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। तो वह अपने मन के एक तरह से जो भाव थे उनको हीरामन तोता के साथ साझा करती थी। क्योंकि विवाह हो नहीं रहा था और पद्मावती युवा थी, तो अपने मन की बात एक तरह से उसको बाहर राजा जाने नहीं देता था। तो ऐसी स्थिति में वो एक हीरामन को दोस्त के रूप में मान करके और वो उससे बातें करती थी। एक दिन राजा को ये बात पता चल गई कि हीरामन जो तोता है वो पद्मावती को ऐसी बातें भी सिखाता है जो एक नवयुवती को नहीं बतानी चाहिए। तो इस बात को सुन करके और गंधर्व सेन बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उस हीरामन तोते को मारने की आज्ञा दे दी। जब उस तोते को मारने के लिए उनके जो अनुचर थे, सेवक थे, वो आगे आए तो पद्मावती ने हीरामन तोते को छिपा लिया और उसे मारने नहीं दिया। अब हीरामन तोता भी समझ गया कि अब उसकी मौत निश्चित है, इसलिए हीरामन स्वयं भी वहाँ से एक तरह से भाग जाना चाहता था या वहाँ से चले जाना चाहता था। तो उसने पद्मावती से वहाँ से जाने का एक तरह से आग्रह किया, अनुमति चाहिए, और पद्मावती ने उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे दी। अब अगला जो खंड है वो है मानसरोदक खंड। इस खंड में जो जायसी ने वर्णन किया है ये उस समय का वर्णन है जब एक बार पूर्णमासी को पद्मावती अपनी सखियों के साथ इस मान सरोवर में स्नान करने को गई थी। तो उसके रूप को देख करके सरोवर भी मोहित हो गया। जायसी कवि ने यहाँ पर भी पद्मावती के रूप सौंदर्य का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है और उसका इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है कि उसके रूप को, उसके सौंदर्य को, उसके सौंदर्य लावण्य को देख करके और सरोवर भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अब जब वो पद्मावती अपनी सखियों के साथ उस सरोवर में घुस करके स्नान करने लगी, क्रीड़ा करने लगी, तो पद्मावती को साक्षी बना करके ये खेल प्रारंभ किया गया और उस खेल में
वो खेल भी इस तरह का था कि उसमें पद्मावती हार जाएगी और हार करके और वो अपने गले का हार भी सरोवर को दे देगी। तो एक सखी उस खेल को नहीं जानती थी, तो उसका मणियों का हार खो गया और वो रोने लगी। फिर सब सखियों ने मिल करके उस हार को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनको नहीं मिला। तो मानसरोवर ने प्रसन्न होकर के वह हार ऊपर ही तैरा दिया और उस हार को लेकर के सभी सखियां प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता के साथ वहां से चली गई। अब अगला खंड है, वो है सुआ खंड। पद्मावती इधर उछल कूद में लगी हुई थी, उधर हीरामन वहां से उड़ गया, वह वन में चला गया। वन के पक्षियों ने उसका स्वागत किया और उसे खाने को भी दिया। उधर पद्मावती ने जब ये जाना कि तोता अब नहीं है तो वह बड़ी दुखी हुई। तो हीरामन कुछ दिन पक्षियों के साथ वहाँ वन में रहा और वो सब पक्षियों से भिन्न तो था ही, खूबसूरत था, ज्ञानी था, धर्मशास्त्री था, लेकिन जो शिकारी होता है वो ये सब चीज़ें नहीं देखता है। उसकी निगाह सिर्फ अपने शिकार पर रहती है। और एक दिन वो शिकारी के फांसे में फंस गया और उस शिकारी ने उसको पकड़ लिया और वो अपने साथ ले गया। अगला जो खंड है वो रत्नसेन जन्म खंड है, जो चित्तौड़गढ़ का है। चित्तौड़गढ़ का जो राजा था उसका नाम था चित्रसेन। तो उस राजा के यहाँ पर रत्नसेन ने जन्म लिया। पंडित और ज्योतिषियों ने उसके भविष्य को देख करके बतलाया कि ये बहुत बड़ा प्रतापी यशस्वी राजा होगा, लेकिन आगे चल करके ये जोगी बन करके और चित्तौड़गढ़ से बाहर चला जाएगा और ये सिंगल द्वीप को जाएगा और सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती से विवाह करेगा और विवाह करके उसको चित्तौड़ वापस लाएगा। तो राजा भोज और विक्रमादित्य के समान ये ऐश्वर्य संपन्न होगा, यशस्वी होगा, गुणवान होगा। ऐसा है जो उस समय के ज्योतिषियों ने उसका एक तरह से पराक्रम का बखान किया।